नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र दृष्टि से संबंधित चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 रिपोर्ट। देखिए, जब आप कोई भी रिपोर्ट कवर करें तो उसमें सबसे पहली बात आपको यह जानना आवश्यक है कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो याद रखिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिप्री कहते हैं, इसके द्वारा जारी की गई। क्लियर? और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री ने ये रिपोर्ट 13 मार्च 2023 को जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में 5.1% की कमी दर्ज की गई है। और ये जो कमी की तुलना की जा रही है, ये 2013-17 से तुलना की जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि 2013-17 से अगर तुलना करें तो 2018 से 2022 के बीच शस्त्रों के हस्तांतरण जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए, इसमें 5% की कमी दर्ज की गई है। क्लियर है? आगे इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2018 से 2022 की अवधि में जो विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं, उनका क्या क्रम है। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर फ्रांस, चौथे स्थान पर चीन और पांचवें स्थान पर जर्मनी है। 2018 से 2022 के बीच हथियारों के निर्यातक देश में यानी आर्म्स एक्सपोर्टर्स की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पर रूस और तीसरे पर फ्रांस है। चीन का चौथा स्थान और जर्मनी पांचवें स्थान पर है। और यदि हम इन 5 देशों की बात करें तो जो 2018 से 2022 के बीच में कुल निर्यात हुआ है, उसमें इन 5 देशों की हिस्सेदारी 76% की है। क्लियर हो गया? अब यहां पर जो डेटा आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है कि 2018 से 2022 के बीच विश्व के यदि हम 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश की बात कर लें यानी आर्म्स इंपोर्टर्स कंट्रीज की बात करें, तो याद रखिएगा इस कैटेगरी में नंबर 1 पर भारत है। यानी 2018 से 2022 के बीच सबसे ज्यादा अगर शस्त्र आयातक देश के तौर पर देखें तो वो भारत है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे पर कतर, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पर चीन है। यह क्रम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। शस्त्र आयातक में पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर सऊदी अरब और तीसरे पर कतर है। और यदि हम इन 5 देशों की कुल आयातक में बात करें, शस्त्रों के कुल आयात में, तो इनकी हिस्सेदारी 36% की। क्लियर? यानी विश्व में शस्त्रों का जो सबसे बड़ा आयातक देश है वो कौन है? भारत। क्लियर हो गया? आगे देखिए, यहां पर एक बात और समझना आवश्यक है कि भारत ने जो 2018 से 2022 के बीच जो कुल आयात किया शस्त्रों का, अगर हम 2013-17 से इसका तुलना करें तो इसमें 11% की कमी दर्ज की गई। क्लियर? यह बात सही है कि 2018 से 2022 के बीच भारत विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र आयातक देश है, लेकिन यह बात भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम 2013 से 17 की ये तुलना कर लें 2013-17 से, तो 2018-22 में कुल आयात में 11% की कमी दर्ज की गई है। यहां पर इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2018 से 2022 में भारत का जो सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है वो कौन है? रूस। यानी 2018 से 2022 के बीच भारत को जो सबसे ज्यादा हथियार आपूर्ति किया वो किसने किया? रूस ने किया। क्लियर है? और इसमें भारत के कुल शस्त्र आयात में जो रूस की हिस्सेदारी है वो 45% की है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा भारत को हथियार आपूर्ति करने के मामले में दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। यानी भारत को सबसे ज्यादा हथियार आपूर्तिकर्ता देश में पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर फ्रांस और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। स्पष्ट हो गया? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 2017 से 2021 के मध्य भारत जहां शीर्ष 25 शस्त्र निर्यातक में शामिल था, वहीं 2018 से 2022 में इस सूची से भारत बाहर हो गया। यह बात हो रही है शस्त्र निर्यातक वाली सूची की। क्लियर है? और यहां पर एक बात और याद रखेंगे इस रिपोर्ट के संदर्भ में कि रूस, फ्रांस और इजराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष स्थान पर है। क्लियर? यानी रूस, फ्रांस और इजराइल ने जो शस्त्र निर्यात किए वो सबसे ज्यादा अगर कोई प्राप्तकर्ता देश है तो वो कौन है? भारत। क्लियर? अगली रिपोर्ट देखिए। अगला जो टॉपिक है वो है 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो अकादमी पुरस्कार है इसी को ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो या तो अकादमी पुरस्कार लिखा है या ऑस्कर, आप इसको एक ही देखेंगे। याद रखिएगा ये वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों और तकनीशियनों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगर हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड को देख लें तो ये जो ऑस्कर पुरस्कार वितरण का जो सिलसिला शुरू हुआ, इसमें पहला जो ऑस्कर पुरस्कार वितरित किया गया वो 16 मई 1929 को। कब? 16 मई 1929 को कैलिफोर्निया में ये पुरस्कार वितरण हुआ पहला ऑस्कर का।
यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो ऑस्कर पुरस्कार है यानी जो अकादमी पुरस्कार है, ये पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये बात याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान कौन करता है। तो याद रखेंगे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AMPAS। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अमेरिकी फिल्म निर्माता, उनका नाम है जेनेट यांग। ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्लियर है? यानी जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस ऑस्कर अवार्ड देती है, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है जेनेट यांग, और ये कहां के फिल्म निर्माता हैं? अमेरिकी। क्लियर है? यदि हम बात करें कि इस अकादमी का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय वेवरली हिल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहां पर है? वेवरली हिल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस अकादमी का मुख्यालय है। अगर हम बात करें ये जो 95वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार की जो घोषणा हुई है, ये कब की गई? तो याद रखिएगा ये 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में इस पुरस्कार विजेता की घोषणा की गई। तो याद रखेंगे ये जो 2023 में ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई, ये किस क्रम का है? तो ये 95वां ऑस्कर पुरस्कार है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस 95वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म जो प्राप्त हुए, वो किसको? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। यानी सर्वाधिक 11 नामांकन की बात हो रही है। सर्वाधिक 11 नामांकन किस फिल्म को प्राप्त हुए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म है, इस फिल्म ने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए। क्लियर है? ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना होगा। और यहीं पर एक बात और याद रखिएगा कि जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म है, इसके निर्देशक कौन है? तो याद रखिएगा इसके निर्देशक हैं डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट। डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट। क्लियर? और इसने 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म है, ये मल्टीवर्स पर आधारित एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, और इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है? अगर हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला, तो अभी चर्चा हुई है कि डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट इस एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के निर्देशक हैं। इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। किसको? डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट को। तो ये सभी बातें आप एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के बारे में याद रखेंगे। और आपने ये भी देखा कि इस फिल्म को सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। क्लियर? अगर हम बात कर लें कि इस ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला, तो याद रखिएगा एक मलेशियाई अभिनेत्री हैं जिनका नाम है मिशेल योह। और ये जो मिशेल योह अभिनेत्री हैं, इन्होंने अभिनय किया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में, और इसी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार मिला। किसको? मिशेल योह को। और ये मिशेल योह कहां की अभिनेत्री हैं? मलेशियाई। क्लियर हो गया? आगे देखिए, यहां पर एक बात और आपको मिशेल योह के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला, मिशेल योह को, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम एशियाई महिला है। क्लियर हो गया? अगर हम बात कर लें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला, तो याद रखिएगा उस अभिनेता का नाम है ब्रेंडन फ्रेजर। क्या नाम है? ब्रेंडन फ्रेजर। ये जो ब्रेंडन फ्रेजर हैं, इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार मिला। इन्होंने अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द वेल में अभिनय किया, इसी के लिए इनको ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इन्होंने किस अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा में अभिनय किया? द वेल में। क्लियर? और द वेल के निर्देशक कौन है? डैरेन एरोनोफिस्की। क्लियर? डैरेन एरोनोफिस्की। क्लियर? बस मेन बात आपको यह ध्यान रखनी है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को किस फिल्म के लिए? द वेल के लिए। क्लियर? इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला, तो याद रखिएगा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। ये जर्मनी की है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। क्लियर हो गया? इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है कि भारत के लिए क्या ऐतिहासिक क्षण रहा इस ऑस्कर पुरस्कार में, तो याद रखिएगा द एलिफेंट व्हिस्पर्स, इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसको गया? द एलिफेंट व्हिस्पर्स को। और इस द एलिफेंट व्हिस्पर की निर्देशिका कौन है? तो यह है कार्तिकी गोंजाल्वेस। कार्तिकी गोंजाल्वेस के द्वारा निर्देशित इस द एलिफेंट व्हिस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा ये तमिल भाषा में इस फिल्म का निर्देशन हुआ। क्लियर है?
ये जो कार्तिकी गोंजाल्विस है और ये निर्देशक है, और निर्माता कौन है? उनका नाम है गुनीत मोंगा। और याद रखिएगा, जब इस फिल्म को द एलिफेंट वेस्पर्स को पुरस्कार के लिए जाना था इसके लिए, तो स्टेज पर फिल्म के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस और निर्माता गुनीत मोंगा गए थे। और ये किस भाषा की फिल्म है? तमिल भाषा की फिल्म है द एलिफेंट वेस्पर्स। क्लियर है? और याद रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखना होगा कि अगर यह पूछा जाए कि ये जो द एलिफेंट वेस्पर है, ये किस, इसकी कहानी क्या है या इसमें क्या बातें आपको ध्यान में रखना है, तो याद रखिएगा द एलिफेंट वेस्पर्स की जो कहानी है, ये एक ऐसे आदिवासी जोड़े की है। उस आदिवासी जोड़े का नाम क्या है? बुम्मन और बिल्ली। याद रखेंगे, द एलिफेंट वेस्पर्स बुम्मन और बिल्ली इस आदिवासी जोड़ी की कहानी है, जो कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले एक हाथी के अनाथ बच्चे जिसका नाम रघु था, उसको गोद लेते हैं ये और उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि एलिफेंट वेस्पर्स फिल्म में रघु का किरदार किसका है, तो ये हाथी के एक अनाथ बच्चे को रघु नाम दिया गया है, और इसमें जो आदिवासी जोड़ा है वो बुम्मन और विल्ली है। क्लियर हो गया? अब भारत के लिए एक और ऑस्कर में बहुत ऐतिहासिक क्षण आया। वो किस लिए आया? एक फिल्म है, तेलुगु फिल्म है जिसका नाम है RRR। इसी तेलुगु फिल्म RRR के एक गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार मिला। तो याद रखेंगे, किस गीत को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में ऑस्कर मिला? तो नाटू नाटू को। और नाटू नाटू जो गीत है किस फिल्म का है? तो याद रखेंगे, तेलुगु फिल्म RRR का। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि इस तेलुगु फिल्म RRR के निर्देशक कौन है, तो पिछली क्लास में भी हम लोग की चर्चा हुई थी, SS राजामौली इस तेलुगु फिल्म RRR के निर्देशक हैं। क्लियर हो गया? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो नाटू नाटू गीत के संगीतकार हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा, नाटू नाटू गीत के संगीतकार हैं MM कीरावानी। क्या नाम है? MM कीरावानी। ये नाटू नाटू गीत के संगीतकार हैं। और इस नाटू नाटू गीत के गीतकार कौन है? तो उनका नाम है चंद्रबोस। यही दोनों लोग ऑस्कर पुरस्कार ग्रहण करने गए थे। तो याद रखेंगे, नाटू नाटू गीत के संगीतकार हैं MM कीरावानी और गीतकार कौन है? चंद्रबोस। क्लियर हो गया? यानी आपने ये देख लिया कि नाटू नाटू ने ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया, और नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म से सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत यानी ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीतने वाली पहली गीत है। क्लियर? और याद रखिएगा, इस तेलुगु भाषा के इस गीत में जो अभिनय किया था, जो अभिनेता थे इसमें, वो थे रामचरण एवं जूनियर NTR। ठीक है? तो याद रखिएगा, ये जो अभिनेता रामचरण और एवं जूनियर NTR पर इसे फिल्माया गया था, इस तेलुगु भाषा के गीत नाटू नाटू को। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट देखिए। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो असीमा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया था, उसमें भी बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर्स की श्रेणी में नाटू नाटू ही विजेता घोषित की गई थी। तो याद रखेंगे, ऑस्कर के साथ साथ असीमी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में जो विजेता रही वो कौन? नाटू नाटू। क्लियर हो गया? आगे देखिए। याद रखिएगा, ये जो 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 था, इसमें एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं यानी ऑस्कर प्रेजेंटेटर्स के तौर पर इसमें शामिल हुई थी। अगर हम इसका इतिहास देखें कि क्या इसके पहले भी कोई अभिनेत्री ऑस्कर प्रेजेंटेटर्स के तौर पर शामिल हुई थी, तो आपका जवाब होगा हाँ। 1980 में प्रथम भारतीय अभिनेत्री पर्सिस खंबाटा थी, जो कि ऑस्कर प्रेजेंटेटर्स के तौर पर शामिल हुई थी। यानी ऑस्कर प्रेजेंटेटर्स के तौर पर शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री का नाम है पर्सिस खंबाटा, और ये 1980 के ऑस्कर मंच पर ये ऑस्कर प्रेजेंटेटर्स के तौर पर शामिल हुई। और पर्सिस खंबाटा के बाद जो दूसरी भारतीय अभिनेत्री थी जो कि ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं के तौर पर शामिल हुई, वो 2016 में प्रियंका चोपड़ा थी। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो सूचकांक है वो है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। देखिए, जो लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 है, इसे लेगाटम इंस्टीट्यूट, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर? और याद रखिएगा, ये जो लेगाटम समृद्धि सूचकांक है, इसके तहत विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना की जाती है। क्लियर? और याद रखिएगा, ये जो लेगाटम इंस्टीट्यूट है, ये कहां पर है? लंदन में। क्लियर? अब आइए हम लोग देखते हैं कि लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में क्या बताया गया। तो ये जो सूचकांक है, ये 27 फरवरी 2023 को जारी किया गया, और ये इसका 16वां संस्करण था। और इस लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में 8 क्षेत्रों के 167 देशों को इसमें रैंक प्रदान की गई। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस लेगाटम समृद्धि सूचकांक में 3 कार्य क्षेत्रों, 12 स्तंभों, 67 तत्वों और 300 संकेतकों के आधार पर इसे तैयार किया गया। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में
कि 2023 के विश्व के समृद्धि सूचकांक, इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है। क्लियर है? तो बस एक लाइन में याद रखिएगा कि लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन है? डेनमार्क। क्लियर है? और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? दक्षिण सूडान। इसका स्थान है 167वां। क्लियर है? ये बात आप ध्यान रखेंगे लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के संदर्भ में। क्लियर? आगे देखिए, अगर हम इस लेगाटम समृद्धि सूचकांक में भारत की स्थिति को देख लें तो भारत को 103वां स्थान मिला है। यानी लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में भारत का 103वां स्थान है और पिछले रैंक में इसको 100वां स्थान मिला था। क्लियर हो गया? और एक बात और अंतिम महत्वपूर्ण कि इस लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है। विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र कौन है सूचकांक में? पश्चिमी यूरोप। क्लियर है? अगला सूचकांक देखिए, अगला सूचकांक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। जब हम लोग इसके बैकग्राउंड को सबसे पहले देख लेते हैं, याद रखिएगा ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है इसे सर्वप्रथम 1995 में प्रकाशित किया गया था। क्लियर है? फिर दूसरी बात ये उठती है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसका जो प्रकाशन है ये वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका स्थित एक थिंक टैंक है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। तो याद रखेंगे वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित एक थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है और इसे सर्वप्रथम 1995 में प्रकाशित किया गया था। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं। याद रखिएगा इसे 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक और गुणात्मक घटकों के आधार पर तैयार किया जाता है। अब ये 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्र कौन से हैं? तो इसमें पहला है विधि नियम, दूसरा है सरकार का आकार, तीसरा है नियामक दक्षता, चौथा है खुले बाजार। इन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में इसे विभक्त किया गया और इसमें जो घटक हैं वो कितने? 12 हैं। अगर हम इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की बात करें तो इसे 27 फरवरी 2023 को प्रकाशित किया गया और ये इसका 29वां संस्करण था। और याद रखिएगा इसमें 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों और स्थितियों की तुलना का अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इसमें जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि 4 देश हैं जिनको अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ है, यानी इनको 80 से अधिक स्कोर प्राप्त हुआ है। यानी जो विश्व के सबसे उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर वाले जो कंट्रीज हैं वो हैं 4 और इनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैटेगरी में रखा गया। अब इन 4 देशों के नाम क्या हैं? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान। तो याद रखेंगे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान ये उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर वाले 4 देश हैं और इनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैटेगरी में यानी इकोनॉमिकली फ्री कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया है। क्लियर? अब हम जरा बात करते हैं कि भारत किस कैटेगरी में है। तो याद रखिएगा ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 है इसमें जो देश 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करते हैं उनके लिए जो कैटेगरी डिसाइड है वो नाम है प्रायः गैर स्वतंत्र यानी मोस्टली अनफ्री कैटेगरी। यानी जो कंट्रीज या जो अर्थव्यवस्थाएं 50 से 59.9 के बीच स्कोर लेती हैं उनको मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में रखा गया और इसी मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में भारत, ब्राजील और रूस जैसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में 65 अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें भारत, ब्राजील और रूस है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस कैटेगरी में है तो आपका जवाब क्या होगा? मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में। क्लियर है? अगर हम बात कर लें इस सूचकांक में यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था किसको घोषित किया गया तो एक नाम याद रखिएगा, सिंगापुर। ठीक है? क्योंकि देखिए अभी आपने 4 कंट्रीज के नाम देखे थे उसमें सिंगापुर पहले था और ये कंट्रीज किस कैटेगरी में थी? आर्थिक रूप से स्वतंत्र। तो उसमें उन चारों में पहला नाम सिंगापुर का। इसका मतलब इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में विश्व की जो सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है वो किसको डिक्लेयर किया गया? सिंगापुर को। क्लियर? और अगर हम इसमें रैंक देख लें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में तो भारत को जो रैंक है वो है 131वीं। कौन सी रैंक है? 131वीं। और इसमें टोटल 184 स्वायत्त देशों को शामिल किया गया है जिसमें भारत की 131वीं रैंक है। भारत की कैटेगरी कौन है यानी श्रेणी कौन सी है? प्रायः गैर स्वतंत्र यानी मोस्टली अनफ्री। इंग्लिश टर्म यहां पर याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। मोस्टली अनफ्री और मोस्टली अनफ्री में 65 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और इसमें जो स्कोर मिलता है वो 50 से लेकर 59.9 और भारत का स्कोर कौन सा है? कितना है? 52.9। क्लियर? इतनी बात आप केवल इसके संदर्भ में याद रखिएगा। अगली जो टॉपिक जो है वो है भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। पहले ये समझ लेते हैं भाई ये द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट है क्या जिसमें भारत शामिल हुआ है। तो याद रखिएगा ये जो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट है इसी को शॉर्ट फॉर्म में AIM फॉर क्लाइमेट कहा जाता है या कहीं कहीं आप लिखा देखेंगे AIM फॉर सी। अब इसी का फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन। ये जो AIM है इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन। और ये जो फॉर क्लाइमेट है इसी को यहां पर लिख दिया AIM फॉर क्लाइमेट या AIM फॉर क्लाइमेट। क्लियर? जो नई आजकल जो नई लिखने की तकनीक है
फॉर की जगह पर AIM4C लिख दिया। क्लियर है? इतना शॉर्ट चलता है कि कई बार तो मीनिंग समझने में समस्या हो जाती है। क्लियर है? अगर आप मैसेजिंग चैट जो हो रही हैं आजकल, उसमें अगर देखें तो काफी शॉर्ट फॉर्म चल रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट है, ये किसकी पहल है? तो याद रखिएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की ये संयुक्त पहल है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट यानी AIM फॉर क्लाइमेट शुरू किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा, इस जो पहल की शुरुआत की गई एम फॉर क्लाइमेट की, ये शुरुआत हुई थी ग्लासगो UK में, जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। यानी जो COP26 का आयोजन ग्लासगो UK में हुआ, उसी में ये एम फॉर क्लाइमेट पहल की शुरुआत की गई। स्पष्ट हो गया? ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला देखिए, तो ये आपने देख लिया कि ये 2021 में शुरू हुआ। याद रखिएगा, M4C ये 5 वर्षों 2021 से 2025 तक, इसके बीच जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना चाहता है। क्लियर है? यानी ये जो एम फॉर क्लाइमेट का जो गठन हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के कोलैबोरेशन से, इनका ये टारगेट है कि 5 वर्षों में यानी 2021 से लेकर 2025 तक हम जलवायु स्मार्ट कृषि और जल खाद्य प्रणाली के नवाचार में निवेश और समर्थन बढ़ाएंगे, ताकि जो भागीदार देश है वहां पर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या जो है न रहे। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। तो याद रखिएगा, 22 फरवरी 2023 को भारत ने इस एम फॉर क्लाइमेट, ठीक है, इसमें वो शामिल हो गया। यानी कब शामिल हुआ भारत? तो इसमें 22 फरवरी 2023 को भारत इसमें शामिल हुआ। याद रखिएगा, भारत जब शामिल हुआ तो अबू धाबी में जो आयोजित एक I2U2 समूह का जो पहला बिजनेस फोरम था, इसी दौरान वो एम फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ। क्लियर? यानी अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के बिजनेस फोरम के दौरान भारत 22 फरवरी 2023 को एम फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि वर्तमान समय में अगर हम बात कर लें कि एम फॉर क्लाइमेट में कितने सदस्य हैं, तो याद रखिएगा 52 सदस्य वर्तमान में हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि 8 से 10 मई 2023 के बीच एम फॉर क्लाइमेट समिट की मेजबानी अमेरिका द्वारा की गई और इसका आयोजन कहां हुआ? वॉशिंगटन DC में। क्लियर? यानी अमेरिका की मेजबानी में वॉशिंगटन DC में एम फॉर क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 10 मई 2023 के बीच हुआ, जिसका सदस्य बना भारत 22 फरवरी 2023 को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी होता है? तो याद रखिएगा, अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन है जिसका नाम है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इसी US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबंधित है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। और याद रखिएगा, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा 2012 से इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी किया जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ये पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है, तो याद रखेंगे अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा 2012 से अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। और ये जो सूचकांक है, इसमें 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में ये बौद्धिक संपदा का मूल्यांकन किया जाता है। अगर हम बात कर लें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 है, ये कब जारी हुआ? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 को फरवरी 2023 में जारी किया गया। और जो मैंने आपसे बताया कि US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार सेंटर के द्वारा इसको जारी किया जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GIPC यानी ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। क्लियर है? यहां पर जो आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो सूचकांक है ये कौन सा संस्करण था, तो याद रखिएगा ये 11वां संस्करण है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण। यहां पर देखिए, एक चार्ट के माध्यम से बताया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 है, इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन है। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे UK और तीसरे पर फ्रांस है। क्लियर है? अगर हम ये देख लें कि इसमें अंतिम स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में जो अंतिम 3 देश हैं, यानी जो अंतिम स्थान पर वो कौन है? वेनेजुएला। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55वीं रैंक पर है वेनेजुएला। ये भी महत्वपूर्ण है कि रूस को 54वीं रैंक मिली है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अगला देखिए, अगर हम इसमें भारत की स्थिति की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची में भारत का 42वां स्थान है। कौन सा स्थान है? याद रखेंगे, भारत का 42वां स्थान है, रूस का 54वां स्थान है। क्लियर है? याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 42वां। और भारत का जो समग्र स्कोर है वो है 38.64%। क्लियर है? यहां एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 42वां स्थान मिला है,
भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो याद रखिएगा भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में रखा गया, यानी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज की कैटेगरी में भारत को रखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत का रैंक 42वां और भारत की कैटेगरी क्या है? लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स कैटेगरी इसकी। क्लियर है? यानी निम्न मध्यम आय वाली जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत शामिल है। अगला जो टॉपिक है वो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। अगर हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड को देख लें तो याद रखिएगा ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 1995 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। दूसरा मूलभूत प्रश्न ये है कि जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 1995 से जारी हो रहा है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो याद रखेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 1995 से प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन प्रिस्क्रिप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसका सचिवालय कहां पर है? तो याद रखेंगे जर्मनी के बर्लिन में। ठीक है, यानी जर्मनी बर्लिन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सचिवालय है और इसी के द्वारा सीपीआई रिपोर्ट जारी की जाती है, यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। अगर हम बात कर लें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के संदर्भ में तो इसमें 13 सर्वेक्षणों और विशेषज्ञ मूल्यांकनों के आधार पर 180 देशों और क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि 0 अंक अगर प्राप्त हुआ तो इसका मतलब है कि सर्वाधिक भ्रष्ट, और 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार। क्लियर? ये बात याद रखिए, 0 का मतलब सबसे भ्रष्ट और 100 का मतलब क्या है? सर्वाधिक ईमानदार। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 है ये कब जारी किया गया? तो याद रखेंगे 31 जनवरी 2023 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया और ये इसका 28वां संस्करण था। यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? डेनमार्क। शीर्ष स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। क्लियर है? यानी डेनमार्क को इसमें पहली रैंक मिली है और इसका स्कोर कितना है? 90। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर 0 स्कोर रहेगा तो उसका मतलब क्या है? सबसे भ्रष्ट, और अगर उसका 100 स्कोर रहेगा तो वो सर्वाधिक ईमानदार। तो 100 के नियरेस्ट है स्कोर डेनमार्क का, यानी सर्वाधिक ईमानदार देश कौन है? डेनमार्क। और यहां पर जो सबसे निचला स्थान दिया गया है वो सोमालिया का और इसका स्कोर है 12, यानी 0 के करीब है। यानी इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में डेनमार्क सबसे ईमानदार कंट्री है और यहां पर सबसे भ्रष्ट वाली कैटेगरी में जो नाम है वो है सोमालिया का। क्लियर हो गया? यहां देखिए नीचे रैंक भी लिखा है, ये लिखा है सबसे कम भ्रष्टाचार, यानी जो सबसे कम भ्रष्टाचार का मतलब क्या हो गया? सबसे ज्यादा ईमानदार। तो सबसे ज्यादा ईमानदार की कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। दूसरा सबसे ईमानदार देश कौन है? फिनलैंड है। और तीसरा सबसे ईमानदार कौन है? न्यूजीलैंड है। क्लियर? तो ये है सीपीआई 2022 की लिस्ट। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे पर न्यूजीलैंड है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि सबसे भ्रष्ट वाली कैटेगरी में सोमालिया जो है ये है सबसे, मतलब सोमालिया जो है सबसे निचले स्थान पर है। क्लियर है? इसकी रैंकिंग कौन सी है? 180वीं रैंक है। क्लियर है? और इसका स्कोर 12 है। आपको स्कोर याद नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि सोमालिया की रैंकिंग कौन सी है? 180वीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत की कि भाई भारत का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा भारत का जो रैंक है वो है 85वीं और भारत को अंक कितना मिला है? 40। क्लियर है? 40 अंक के साथ भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 85वें स्थान पर है। क्लियर है? और अगर हम तुलना कर लें तो इसमें रैंक में कोई सुधार नहीं हुई है पिछले बार की। पिछले बार भी 85वीं रैंक थी और 40 अंक प्राप्त किया था भारत ने, और 2022 की रिपोर्ट में भी भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 40 अंक के साथ 85वें स्थान पर है। क्लियर? तो इतनी बात आपको इस सूचकांक के अंतर्गत याद रखनी है। अगला जो टॉपिक है कि भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष। अब यहां पर देखिए दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये उठती है कि वासेनार व्यवस्था क्या है, और दूसरी बात कि भारत इसकी अध्यक्षता कब प्राप्त किया। याद रखिएगा ये जो वासेनार व्यवस्था है, यानी ये जो वासेनार अरेंजमेंट है, ये क्या है? ये एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, यानी एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है वासेनार अरेंजमेंट। क्लियर है? अब ये देखना है कि जो स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था, इसके तहत किस प्रकार के निर्यात पर नियंत्रण करने की व्यवस्था बनाई गई है वासेनार व्यवस्था के अंतर्गत। तो याद रखिएगा जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं यानी डबल यूज गुड्स हैं और तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। कौन? इसी वासेनार व्यवस्था के अंतर्गत। कहने का तात्पर्य यह है कि वासेनार व्यवस्था यानी वासेनार अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, यानी निर्यात के नियंत्रण की व्यवस्था। किस प्रकार के निर्यात के नियंत्रण? तो याद रखिएगा पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और तकनीकों के हस्तांतरण पर निगरानी रखने का काम इस वासेनार व्यवस्था के तहत होता है। क्लियर हो गया? अगर हम ये बात कर लें कि भाई ये वासेनार कहां से नाम आया, इसका क्या मतलब है, तो याद रखिएगा ये जो वासेनार नाम है ये नीदरलैंड के द हेग में स्थित एक उपनगर के नाम से लिया गया। ठीक है? तो ये वासेनार नाम कहां से लिया गया? नीदरलैंड के द हेग में जो एक उपनगर है वहां का नाम है वासेनार, वहां से लिया गया, जहां ये समझौता 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। क्लियर? यानी नीदरलैंड के द हेग में एक उपनगर है
वासेनार, वहीं पर 1995 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसीलिए इस समझौते का नाम क्या पड़ा, इस व्यवस्था का नाम क्या पड़ा, वासेनार व्यवस्था। क्लियर हो गया। और याद रखिएगा इस वासेनार व्यवस्था की जो शुरुआत है, औपचारिक शुरुआत है, वो कब हुई, तो याद रखेंगे 1996 में। याद रखिएगा इसका सचिवालय ऑस्ट्रिया के वियना में। क्लियर है। और इस व्यवस्था में कितने सदस्य हैं, 42 सदस्य हैं इस व्यवस्था में। क्लियर है, एक एक बात स्पष्ट हो रही है। अगर हम भारत की बात कर लें कि भाई भारत वासेनार व्यवस्था में कब शामिल हुआ, तो याद रखिएगा 2017 में भारत इस वासेनार व्यवस्था का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र के 4 ऐसे स्थायी सदस्य हैं जो इस वासेनार व्यवस्था के सदस्य हैं। कौन कौन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके। यानी जो 5वां स्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र में, चीन, वो वासेनार व्यवस्था का सदस्य नहीं है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है। तो ये तो आपने देख लिया कि वासेनार व्यवस्था क्या है, कब इंप्लीमेंट हुई और भारत इसमें कब शामिल हुआ। अगर आप ये कहेंगे कि भाई 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बन गया, तो आज ये क्यों कहा जा रहा है कि वासेनार व्यवस्था का जिक्र क्यों हुआ, तो देखिए 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आज यानी 2023 में वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बना है भारत। क्लियर है। तो ये तिथि कौन सी है, तो 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की। कब, 1 जनवरी 2023 को। तो 2017 में इसका सदस्य बना था और 2023 में 1 जनवरी को इसने आधिकारिक तौर पर इसकी अध्यक्षता ग्रहण की। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि दिसंबर 2022 में वियना में वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्व बैठक हुई थी। इसी वार्षिक पूर्व बैठक में भारत को वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी गई थी। यहां पर एक बात, तो ये अगर पूछा जाए कि भारत को वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता कहां सौंपी गई, तो आपका जवाब क्या होगा, वियना में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत की जो इस अध्यक्षता का जो कार्यकाल होगा वो 1 वर्ष का होगा। यानी भारत वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता 1 साल के कार्यकाल के लिए होगी। इसमें 1 जनवरी से 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। क्लियर है। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत ने ये जो वासेनार व्यवस्था की पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है, किससे की है, आयरलैंड से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वासेनार व्यवस्था की पूर्ण सत्र की अध्यक्षता भारत ने किससे प्राप्त की, किससे ग्रहण की, तो आयरलैंड से। क्लियर है। तो ये सभी बातें आप वासेनार व्यवस्था के अंतर्गत याद रखेंगे और ये पहला अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है भारत स्वतंत्रता सूचकांक 2022, सॉरी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022। हर जगह भारत ही दिखता है, इतना प्यारा देश है। देखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में HFI यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। देखिए ये जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, ये व्यक्तिगत यानी पर्सनल, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर मानव की स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक किस आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है, तो वो आधार है व्यक्तिगत यानी पर्सनल, दूसरा आधार है नागरिक यानी सिविल और तीसरा आधार है आर्थिक यानी इकोनॉमिक। यानी पर्सनल, सिविल और इकोनॉमिक स्वतंत्रता के आधार पर ये ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की, किसे कब जारी किया गया और किसके द्वारा जारी किया गया। तो याद रखिएगा मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जनवरी 2023 में वाशिंगटन डीसी स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के संयुक्त रूप से इसे जारी किया गया। यानी ये जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं HFI 2022, इसको 2 लोग इंस्टीट्यूट ने आपस में कोलैबोरेट करके जारी किया। वाशिंगटन डीसी का कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जिसने मिलकर इस HFI 2022 को जारी किया। और ये कौन सा संस्करण था, तो याद रखिएगा ये 8वां संस्करण था। क्लियर है। और इसमें याद रखेंगे 165 देशों को इसमें शामिल किया गया। अगर हम इसमें रैंक की बात कर लें तो HFI 2022 कहने का मतलब यह है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 में जो पहले स्थान पर है वो कौन है, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा मानव स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है और तीसरे नंबर पे एस्टोनिया है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। अगर हम इसमें भारत की स्थिति को देख लें तो जो भारत की स्थिति है वो भारत का कौन सा रैंक है, तो याद रखिएगा इसमें मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो वैश्विक रैंकिंग है उसमें भारत का स्कोर है 112। और ये जो बगल में 10 लिखा है ये इसका क्षेत्रीय रैंक है। अब भाई क्षेत्रीय कैसा रैंक, तो दक्षिण एशियाई जो देश है, यानी जो उस आधार पे जो 10 दक्षिण एशियाई देश है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें 10वां स्थान है भारत का। यानी शीर्ष 10 जो दक्षिण एशियाई देश की लिस्ट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संदर्भ में, उसमें 10वें स्थान पर भारत है। लेकिन इसकी वैश्विक रैंकिंग आप अवश्य याद रखेंगे कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 112वें स्थान पर है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड। क्लियर है। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है ईरान CSW से बाहर हो गया। अब सबसे पहले तो ये स्थिति उठ रही है कि ये CSW है क्या, जिससे ईरान को बाहर किया गया।
तो याद रखिएगा ये जो CSW है इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की स्थिति पर एक आयोग है, इसी को हम लोग कहते हैं CSW। अब ये महिलाओं की स्थिति पर आयोग CSW करता क्या है? तो ये लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये एक अंतर सरकारी निकाय के तौर पर गठित किया गया। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो महिलाओं की स्थिति पर आयोग है यानी जो CSW है, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। क्लियर है? और याद रखिएगा कि ये एक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। कहने का मतलब ये है कि ये जो CSW है ये ECOSOC का एक कार्यात्मक आयोग है, यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। कौन? CSW। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो CSW है किसका कार्यात्मक आयोग है? तो आपका जवाब क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अर्थात ECOSOC का ये कार्यात्मक आयोग है। और याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य किसी एक समय में इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। कितने? 45। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और याद रखिएगा इन सदस्यों का जो चुनाव होता है ये 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है? तो यानी जो लोग संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, जो देश, उसमें से 45 सदस्य राष्ट्र जो हैं वो इस CSW के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और इनका जो चुनाव होता है वो 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगर हम CSW की सदस्यता के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण को देख लें तो भारत भी CSW का सदस्य है जिसका कार्यकाल 2025 तक का है। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ईरान के संदर्भ में कि भाई ईरान को लेकर क्या मैटर फंस गया। तो याद रखिएगा 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी ECOSOC ने ईरान को शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर जो संयुक्त राष्ट्र आयोग है यानी जो CSW है उससे बाहर कर दिया। अब देखिए अगर आपने यहां पर CSW का बैकग्राउंड नहीं देखा रहता तो ये समझ ही में नहीं आता कि ये ECOSOC क्यों बाहर कर रहा है। तो आप तो ये समझ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ECOSOC, इसी का कार्यात्मक आयोग है CSW। क्लियर है? इसीलिए उसने CSW से ईरान को बाहर करने का ये आदेश पारित किया। लेकिन अगर हम ये बात कर लें कि CSW में ईरान का कार्यकाल कब तक का था तो याद रखिएगा इसका कार्यकाल 2022 से 2026 तक था, यानी इसके कार्यकाल पूरा होने से पहले CSW से ईरान को बाहर किया गया। अब ये मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसी स्थिति क्या बनी कि ईरान को बाहर करना पड़ा CSW से। और यहां पर एक थोड़ा सा एक और संक्षिप्त में एक दृष्टिकोण और दिखा दें तब हम लोग ये चर्चा करते हैं कि CSW से ईरान बाहर क्यों हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था कि भैया ईरान को बाहर करो CSW से, और इसके पक्ष में 29 देशों ने मतदान किया। अगर हम भारत की स्थिति देख लें तो भारत सहित 16 ऐसे देश थे जिन्होंने मतदान में भाग ही नहीं लिया, यानी अपनी स्थिति को तटस्थ रखा। क्लियर? अब यह प्रश्न बनता है और इसका आंसर निकलेगा कि CSW से ईरान को बाहर क्यों निकाला गया। तो इसके लिए आपको सितंबर 2022 में चलना होगा। सितंबर 2022 में एक 22 वर्षीय ईरानी महिला, या आप कह सकते हैं एक 22 वर्षीय ईरानी बालिका जिसका नाम है महसा अमीनी। क्या नाम है? महसा अमीनी। ये नाम याद रखिएगा। ये 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी, इसको मोरालिटी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया। और हिरासत में क्यों लिया गया? क्योंकि सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब न पहनने का आरोप इनके ऊपर लगा था। किसके ऊपर? महसा अमीनी के ऊपर। सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि सितंबर 2022 में ये ईरानी महिला जो महसा अमीनी है, इन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम हिजाब पहने या ना पहने। ये हमारे ऊपर क्यों इंपोज किया जा रहा है, जबरन क्यों लादा जा रहा है। लेकिन ये तो वहां पे सरकारी मानक था कि हिजाब आपको पहनना नेसेसरी है। तो जब आपने उसको फॉलो नहीं किया तो वहां की मोरालिटी पुलिस ने इस आरोप में महसा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है भाई, गिरफ्तार हो गई। लेकिन महसा अमीनी को गिरफ्तार करने के बाद उनको ऐसा कहा गया कि पीटा गया और उसके कारण महसा अमीनी की मृत्यु हो गई। क्लियर? और जब महसा अमीनी की इसके कारण मृत्यु हुई तो ईरान में एक व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ, और इस विरोध प्रदर्शन को दबाने में ईरानी पुलिस ने एक क्रूर कार्रवाई की। इन्हीं सभी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए ईरान को CSW से बाहर करने का प्रस्ताव लाया गया। क्लियर हो गया? पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, वो पानी जैसा एकदम। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप करंट को इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि हमको रटना है और पेपर देना है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि मैं जब इस पत्रिका को करा रहा हूं तो एक बात केंद्र बिंदु में है कि परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। ये तो बात एकदम चर्चा हो ही चुकी है। लेकिन अगर आप ये अपने दिमाग पे प्रेशर रखेंगे कि हमको परीक्षा के लिए पढ़ना है, कम से कम ऐसा समझिए कि हम अपनी समझ के लिए, अपने समझने के लिए चीज पढ़ेंगे, वो परीक्षा में हमारे काम आ जाएगी, तो ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। अब जैसे आपने इस पूरे प्रकरण को देख लिया, एक कहानी जैसे देखा और आपको पूरा प्रकरण समझ में आ गया कि भाई कैसे कैसे CSW गठित हुआ, किसका कार्यात्मक आयोग है, भारत कब आया
इसका भारत का कार्यकाल 2025 तक है, ईरान का कार्यकाल 2026 तक था, लेकिन ईरान में ये जो घटना घटी उसके कारण संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा इसे बाहर करने का निर्णय लेना पड़ा। क्लियर हो गया? हम लोग अगली चर्चा करेंगे विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 की। देखिए, जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 है, इसे 2013 से प्रकाशित किया जा रहा है प्रतिवर्ष। दूसरा मूलभूत प्रश्न जो हम लोग हर बार देखते हैं कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसका प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी के द्वारा जारी किया गया। यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी के द्वारा 2013 से प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी की जाती है। और इस विश्व प्रतिभा रैंकिंग के जरिए किसी देश के अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल और योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर? अब आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 के संदर्भ में। देखिए, 8 दिसंबर 2022 को आईएमडी यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 इसने जारी की। क्लियर? यानी विश्व प्रतिभा रैंकिंग जो है, इसका प्रकाशन आईएमडी के द्वारा जारी किया गया। ये जो संस्करण था, ये 9वां संस्करण था इसका। याद रखिएगा, इसमें 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। किसमें? WTR 2022 में। WTR का मतलब क्या है? WTR का मतलब है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग यानी विश्व प्रतिभा रैंकिंग। याद रखिएगा, इसमें एक बात महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखनी है केवल, कि लगातार 6वें वर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित और बनाए रखने में 63 देशों में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर। यानी WTR यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग यानी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 में 6वीं बार पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड आया है। क्लियर? ये बात स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। अगर हम भारत की स्थिति को देख लें तो WTR 2022 यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 में 63 देशों की सूची में भारत का 52वां स्थान है। यानी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 में भारत का 52वां स्थान है। इतनी बात आपको इस रिपोर्ट में याद रखनी है। अगला जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। देखिए, जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 की रिपोर्ट है, ये 7 दिसंबर 2022 को आई थी और इसे अमेरिकी प्रतिष्ठित जो पत्रिका है टाइम, इसी के द्वारा जारी किया गया था। और याद रखिएगा, इस टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, यह आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो याद रखिएगा, 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की भावना यानी स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। इस रिपोर्ट में केवल यही बात आपको ध्यान रखनी है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की भावना यानी स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इतनी बात केवल आप इसमें ध्यान में रखिएगा। केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बात है वही ध्यान में रखनी है। जो रिपोर्ट पुरानी है उसमें देखिए हम लोग दिसंबर तक चलेंगे, क्योंकि 10 महीने का जो करंट है वो एनफ होता है। अनावश्यक रूप से बहुत पुराने अगर सूचकांक में आप जाएंगे तो वहां पर आपको समस्या आएगी कि ज्यादा फैक्ट आपको बर्डन बढ़ जाएगा। इसलिए 10 महीने का जो भी सूचकांक है वो आपके लिए मोर देन एनफ है। अगला जो टॉपिक है वो है फोर्ब्स का विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची। यानी कहने का मतलब यह है कि दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची जारी की है। क्लियर? अगर हम बात करें कि ये कौन सा संस्करण था, तो याद रखिएगा ये 19वां संस्करण था। क्लियर? यहां पर जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है कि जो फोर्ब्स के द्वारा विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, इसमें टॉप 3 पर कौन महिला है? तो याद रखिएगा, इसमें पहले नंबर पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन है। क्लियर? ये कहा कि जर्मनी की, तो याद रखेंगे जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लियन जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, इनको पहला स्थान दिया गया सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। और ये किसके द्वारा? फोर्ब्स पत्रिका द्वारा। इसमें दूसरा स्थान जिस महिला को दिया गया उनका नाम है क्रिस्टीना लैगार्डे। क्या नाम है? क्रिस्टीना लैगार्डे। और ये जो क्रिस्टीना लैगार्डे हैं ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। क्लियर? तीसरा स्थान दिया गया कमला हैरिस को। कमला हैरिस आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। तो यहां पर पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लियन, दूसरे स्थान पर क्रिस्टीना लैगार्डे और तीसरे स्थान पर कमला हैरिस हैं। ये 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची है। इसमें अब हम लोग बात करेंगे भारत के संदर्भ में। क्लियर? अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो इस 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो फोर्ब्स की है उसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस वर्ष 36वां स्थान मिला है। क्लियर? तो निर्मला सीतारमण को कौन सी रैंक मिली है? 36वीं। अगर हम अन्य भारतीय महिलाओं की बात कर लें तो इसमें एसएल टेक की चेयरमैन रोशनी नडार मल्होत्रा को 53वीं रैंक मिली है। सेबी की अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच को 54वीं रैंक मिली है। सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल जी को 67वीं रैंक मिली है। बायोकान की अध्यक्ष किरण मजुमदार शाह को 77वीं रैंक मिली है। और नायका की संस्थापक और सीईओ
फाल्गुनी नायर जी को 89वीं रैंक मिली है, यानी 89वीं रैंक मिली है। क्लियर है? तो ये नाम आप केवल इसमें ध्यान रखेंगे, यानी फोर्ब्स की जो टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची है उसमें टॉप 3 पर कौन है, और भारत के संदर्भ में याद रखेंगे। और भारत के संदर्भ में मुख्य रूप से निर्मला सीतारमण जी जो कि वित्त मंत्री हैं, उनकी रैंक याद रखेंगे 36वीं। क्लियर है? अगला देखिए, अगली जो रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022। आपको याद आ रहा है कि पिछली क्लास में आपने मर्सर द्वारा जारी इस कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट को देखा था। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये प्रतिवर्ष जून और दिसंबर माह में जारी की जाती है। तो यहां पर जून की रिपोर्ट आ चुकी है। क्लियर है? तो देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि ऐसी रिपोर्ट्स जो कि पुरानी है, जो सूचकांक है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या, उसके इंपॉर्टेंट होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए अनावश्यक फैक्ट्स को थोपना जरूरी नहीं है। हम लोग दिसंबर तक के पूरे हिस्से को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इन पुराने सूचकांक को स्किप करके हम लोग अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में ही अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला जो टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत, वो है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित। यहां पर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है 23वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन। देखिए, जो संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ 2023 में, ये किस क्रम का था, तो याद रखेंगे ये 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन था, यानी 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ। अब आइए इसमें देखते हैं। याद रखिएगा कि जो एससीओ का शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ, ये कब और कहां हुआ, तो याद रखिएगा 4 जुलाई 2023 को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की ये जो 23वीं बैठक है, ये भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ठीक है, यानी ये जो 23वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता 2023 में किसने की, भारत ने की। याद रखिएगा, ये जो शिखर सम्मेलन है ये वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आप सभी जानते हैं कि ये जो एससीओ संगठन है इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं। क्लियर है? इसमें इस बार 9वें सदस्य के तौर पर एक नए देश की एंट्री भी हुई है, उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उस देश की बात कर लें जो वो 8 देश इसमें शामिल हैं एससीओ में। एक तो भारत, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा किर्गिस्तान, 5वां रूस, 6वां ताजिकिस्तान, 7वां उज्बेकिस्तान, 8वां पाकिस्तान। ये 8 ऐसे देश हैं जो कि एससीओ के इसमें सदस्य देश थे। अब इसमें अगर पूछा जाए अब कि एससीओ में सदस्य देश की संख्या कितनी है, तो 9 हो गई। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि 9वां देश कौन है। तो याद रखिएगा 9वां देश जो इसमें शामिल हुआ है एससीओ में, वो है ईरान। क्लियर है? तो याद रखेंगे एससीओ का जो 9वां सदस्य बना है वो कौन है, ईरान। लेकिन ये जो 23वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर बैठक हुआ, इसमें 2 बातें और महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि इस एससीओ के पर्यवेक्षक देशों के तौर पर इसमें कौन शामिल हुआ था, तो इसमें ईरान, बेलारूस और मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्ष ये पर्यवेक्षक देश के तौर पर यानी ऑब्जर्वर स्टेट्स के तौर पर इसमें शामिल हुए थे। और इसी दौरान ईरान को इसमें सदस्य देश बना लिया गया एससीओ का। क्लियर है? यहां पर अगर आपसे यह पूछा जाए कि 23वें संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसने पार्टिसिपेट किया, तो याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान ने। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में सम्मेलन के अंत में नई दिल्ली घोषणा पत्र को एडॉप्ट किया गया। हमने ये पहले ही बता दिया कि ईरान जो है वो एससीओ का 9वां सदस्य देश बना। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस 23वें संघाई सहयोग संगठन के शिखर बैठक के दौरान बेलारूस की सदस्यता के लिए भी इसमें कार्यवाही आगे बढ़ी है। लेकिन इसमें जो प्रक्रिया पूरी होगी बेलारूस की सदस्यता की, वो 2024 में प्रस्तावित जो एससीओ शिखर सम्मेलन है उसमें होगी। क्लियर है? तो बेलारूस का नाम जो है इस संदर्भ में आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि 2024 का एससीओ शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा, तब आपका जवाब होगा कजाकिस्तान। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के संदर्भ में याद रखना है कि जो 23वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ, ये भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से हुआ 4 जुलाई 2023 को। इसमें तुर्कमेनिस्तान अतिथि देश के तौर पर था। इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स के तौर पर ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। ईरान को इसमें 9वें सदस्य के तौर पर मान्यता मिली। बेलारूस की स्थायी सदस्यता के लिए प्रक्रिया चालू हुई, जिसको कंप्लीट किया जाएगा 2024 में। और 2024 के एससीओ शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कजाकिस्तान में होगा। क्लियर? इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। देखिए, जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, ये 12 से 13 जनवरी 2023 के मध्य भारत द्वारा इस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी ये जो 12 से 13 जनवरी 2023 के बीच वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, किसके द्वारा? भारत के द्वारा। और याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो अनूठी पहल है, ये किस विजन पर आधारित है, तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विजन से प्रेरित है। कौन? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। क्लियर है? अब ये प्रश्न उठता है कि ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाना,
जिससे वह एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण और अपनी प्राथमिकताओं को साझा कर सकें। ठीक है, यानी ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनके लिए एक मंच प्रोवाइड करना, ये भारत का एक दृष्टिकोण है। और इसी दृष्टिकोण के तहत भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। और ये किस विजन पर आधारित है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। क्लियर है? अगर हम ये बात कर लें कि इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, यानी जो 12 से 13 जनवरी 2023 के बीच वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन हुआ भारत के द्वारा, इसका विषय क्या था, इसका केंद्रीय विषय क्या था, थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इसका थीम थी आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। क्या थीम थी? आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, यानी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज। ये किसकी थीम थी? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 की। क्लियर है? तो इतनी बात आप इसमें ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा यहां पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछी भी जा चुकी है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो आरोग्य मैत्री पहल की घोषणा की गई किस सम्मेलन के दौरान? तो याद रखिएगा, जब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का समापन दौरान चल रहा था, तो उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री एक नई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। अब यह प्रश्न उठता है कि ये आरोग्य मैत्री पहल क्या है? तो याद रखिएगा, आरोग्य मैत्री जो परियोजना भारत की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के अंतिम समय के दौरान, इसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सीय आपूर्ति उपलब्ध कराएगा। इसलिए आरोग्य मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, आरोग्य मैत्री ये जो नई पहल की घोषणा हुई, ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान, जो कि 12 से 13 जनवरी 2023 के बीच हुआ। और इस आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सीय आपूर्ति उपलब्ध कराएगा। विकासशील देश की बात हो रही, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, अगला जो सम्मेलन है वो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, यानी COP 15, यानी COP 15। अब देखिए, इसका आयोजन कब और कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, 7 से 19 दिसंबर 2022 के बीच जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं साधारण बैठक का दूसरा चरण आयोजित किया गया। यानी COP 15 का दूसरा चरण हुआ कब से कब तक? 7 से 19 दिसंबर 2022 के बीच। यानी जो COP 15 है, इसका दूसरा चरण आयोजित हुआ 7 से 19 दिसंबर 2022 के बीच। अब देखिए, यहां पर दो बातें आपको दिमाग में आ रही होंगी कि जो COP 15 का दूसरा चरण है 7 से 19 दिसंबर 2022 के बीच, ये कब और कहां हुआ? और दूसरी बात, ये जो COP 15 का पहला चरण हुआ था, ये कहां हुआ था? क्लियर है? तो आइए इसका पता लगाते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो COP 15 का दूसरा सम्मेलन हुआ, ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ। क्लियर है? तो याद रखेंगे, COP 15 का यानी संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का जो 15वीं बैठक हुई, इसका जो दूसरा पार्ट आयोजित हुआ वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में। याद रखिएगा, इस सम्मेलन का जो पहला चरण था वो चीन की मेजबानी में 11 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ था। यानी जो COP 15 का पहला चरण था वो चीन की मेजबानी में 11 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच वर्चुअल माध्यम से हुआ। और जो COP 15 का दूसरा चरण आयोजित हुआ, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो दूसरा चरण आयोजित हुआ दिसंबर 2022 में COP 15 का, इसकी अध्यक्षता चीन ने ही की। क्लियर है? तो याद रखिएगा, COP 15 की जो अध्यक्षता है वो चीन ने, इसके पहले सम्मेलन का भी और दूसरे दोनों चरण की अध्यक्षता जो मेजबानी है वो चीन ने की। पहला जो चरण आयोजित हुआ वो वर्चुअल माध्यम से हुआ था 11 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच, और जो इसका दूसरा चरण आयोजित हुआ 7 से 19 दिसंबर 2022 के बीच, वो आयोजित हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी? चीन ने। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? याद रखिएगा, इस सम्मेलन में ये जो दूसरा चरण हुआ, इसमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया। ठीक है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को कहां अपनाया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? COP 15 के दूसरे चरण के सम्मेलन के दौरान, जो कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ था। क्लियर है? इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है GBF। ठीक है? अब देखिए, GBF में 4 उद्देश्य हैं, यानी 4 गोल हैं और 23 लक्ष्य इसमें शामिल हैं, जिनको 2030 तक पूरा करना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि GBF के अंतर्गत जो 4 उद्देश्य और 23 लक्ष्य हैं, इनको 2023 तक प्राप्त करना है। आगे देखिए, यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो COP 15 के प्रतिनिधि थे, इन्होंने GBF का मतलब क्या है? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसके भीतर लाभों का समान वितरण हो सके, इसके लिए एक बहुपक्षीय कोष स्थापित करने पर सहमति जाहिर कर दी है। यानी एक मल्टीलेटरल फंड स्थापित किया जाएगा, इसको लेकर सहमति हो गई है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय COP 16 के दौरान किया जाएगा। क्लियर है? और ये जो COP 16 है, इसका आयोजन कब होगा? तो याद रखिएगा, 2024 में तुर्की में। इस पॉइंट को कवर करने के पीछे जो सबसे मूल कारण था वो आपको ये बताना कि COP 16 यानी COP 16 का जो आयोजन है वो 2024 में तुर्की में होगा। क्लियर है? और यहां पर COP 15 के संदर्भ में आपने ये देखा
कि इसका जो पहला पार्ट था वो 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 के बीच चीन की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से हुआ, और कॉप 15 का जो दूसरा चरण है ये 7 से 19 दिसंबर 2022 के बीच कनाडा के मॉन्ट्रियल में चीन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। क्लियर? ये बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। और कॉप 16 कब होगा? 2024 में तुर्की में। अगला जो टॉपिक है वो है G20 शिखर सम्मेलन 2022। आज जब हम लोग इस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं तो कल ही G20 शिखर सम्मेलन 2023 को सफलतापूर्वक भारत ने संपन्न करा दिया है। देखिए, इस टॉपिक को हम लोग केवल इसके एक इंट्रोडक्शन के तौर पर कवर करेंगे। इसी के साथ ही साथ हम लोग G20 शिखर सम्मेलन 2023 अब तक जो भी इसमें डेटा उपलब्ध है उसको भी कवर कर लेंगे ताकि ये G20 अच्छे से कवर हो जाए। अगर हम G20 शिखर सम्मेलन 2022 की बात करें तो ये 15 से 16 नवंबर 2022 के बीच आयोजित हुआ। ये 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ। क्लियर है? इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो इंडोनेशिया की अध्यक्षता में 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ, इसमें थीम क्या थी, यानी इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्या थीम थी? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्लियर है? इसके अलावा अब आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि भारत को इसके संदर्भ में सदस्यता कैसे मिली। तो याद रखिएगा 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। यानी भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता कब ग्रहण की? तो याद रखिएगा 1 दिसंबर 2022 को। क्लियर है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत अध्यक्षता कब से कब तक करेगा, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, यानी जब 30 नवंबर 2023 है तब तक यहां पर यह अध्यक्षता भारत के अंडर में रहेगी। क्लियर है? उसके बाद ये आगे अध्यक्षता फॉरवर्ड हो जाएगी। तो अगर आपने G20 सम्मेलन को अभी जो भारत की अध्यक्षता में हुआ अगर इसको कवर किया तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता सौंपी है किसको? तो ब्राजील को। क्लियर? यानी 2024 में जो G20 का आयोजन होगा ये कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में यहां पर रखेंगे। अब हम लोग चलिए चर्चा करते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 की। याद रखिएगा ये जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 है ये किस क्रम का है? 18वां। तो याद रखेंगे 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ। इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और भारत ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें याद रखना है कि जैसे इंडोनेशिया में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ और उसकी थीम थी रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर, उसी तरह G20 की अध्यक्षता भारत ने जो कि 2023 में 18वीं G20 शिखर सम्मेलन, इसमें भी उसने एक थीम डिसाइड किया था और भारत की थीम पर बहुत चर्चा भी हुई। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम थी वासुदेव कुटुंबकम पर आधारित। यानी थीम क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्लियर है? क्या थीम थी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये किस पर आधारित है? वासुदेव कुटुंबकम के विचारधारा पर आधारित है। क्लियर है? और इसमें जो सबसे अच्छी बात हमको लगी कि भारत ने विश्व के सामने ये दृष्टिकोण रखा कि हमको अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरे को या कमजोर को या विकासशील देशों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उनको उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए करना चाहिए। और आपने देखा कि अफ्रीकी संघ को इसमें भारत के पहल के साथ इसमें स्थायी सदस्यता भी मिल गई। क्लियर? हम लोग इन सभी पहलुओं पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो उपलब्ध साक्ष्य हैं जो ऑथेंटिक रूप से उपलब्ध हो चुके हैं उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर जब डिटेल फैक्ट्स अवेलेबल होंगे इस G20 शिखर सम्मेलन 2023 के तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। यहां पर जो आपको ध्यान रखना है कि भारत की अध्यक्षता में जो G20 की अध्यक्षता उसमें जो लोगो था इसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग यानी जो केसरिया, सफेद, हरा और नीला है, इससे ये लोगो प्रेरित था। क्लियर? तो लोगो में जो रंग है वो केसरिया, सफेद, हरा और नीला। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि G20 का जो लोगो है इस बार 2023 का, इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया। ये बात तो सही है, आपने देखा भी है कि राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ अर्थ को दिखाया गया लोगों में। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो लोगो में कमल के साथ पृथ्वी को दिखाया गया इसका मतलब क्या है, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। यानी जो राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ जो पृथ्वी है ये दिखा रही है कि चुनौतियों के बीच कैसे विकास हो, इसको ये प्रदर्शित करती है। ये ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा इस लोगो में जो कमल है उसमें 7 पंखुड़ियां हैं जो कि 7 महाद्वीप को प्रदर्शित कर रही हैं और 7 सार्वभौमिक संगीत स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये भी ध्यान में आप रखेंगे। यहां पर याद रखिएगा ये जो भारत के लिए G20 की अध्यक्षता है ये अमृत काल की शुरुआत का प्रतीक है। अगर जिन लोगों को अमृत काल के संदर्भ में नहीं ध्यान है वो ये समझ लें कि जब 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई तो यहां से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक का ये जो 25 वर्ष का ड्यूरेशन है इसी का नाम रखा गया है अमृत काल। क्लियर है? आप समझ में आ गई?
यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो G20 का लोगो है, इसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। क्लियर है? यहां पर एक और बात आपको जो महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है कि भारत ने अपने G20 अध्यक्षता के दौरान जिन देशों को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया है वो कौन कौन से हैं? तो अतिथि देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई इसमें शामिल है। क्लियर? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को भारत ने अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया है। क्लियर? इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है और कुछ बातें जो पहले भी चर्चा हो चुकी हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में, उसमें से जो बात आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में भी G20 की बैठक का आयोजन किया गया। कहां कहां? लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में। इसी क्रम में आपको याद होगा कि 11 से 12 फरवरी 2023 के बीच G20 के सशक्तिकरण की पहली बैठक आगरा में संपन्न हुई। क्लियर? उसी प्रकार से G20 की अध्यक्षता में जो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक थी, उसका आयोजन 13 से 15 फरवरी 2023 के बीच लखनऊ में आयोजित हुआ। क्लियर? तो इस फैक्ट को भी आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से कवर करेंगे। क्लियर? और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात और आपको ध्यान रखनी है कि भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका का हिस्सा है। G20 ट्रोइका का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि G20 का जो आयोजन हो रहा है उसके पहले और उसके बाद की कंट्री का नाम। जैसे मान लीजिए 2023 G20 भारत आयोजित कर रहा है, तो इसके पहले कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में, तो ये इसमें इंडोनेशिया का नाम आया। और भारत के बाद किस में कहां आयोजन होगा? 2024 में, तो अभी हमने आपको बताया था ब्राजील में। तो यहां पर G20 ट्रोइका में कौन से देश हैं? इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। यहां से भी प्रश्न बनेगा आपको। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यह पहला ऐसा अवसर है कि जब G20 ट्रोइका में 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में और 2024 में ब्राजील में G20 होगा। देखिए 2024 के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया है कि 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिए कि 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो याद रखेंगे 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में, 2024 में ब्राजील में और 2025 में दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर हो गया? अगला देखिए, यहां पर अगला जो इसमें दिया गया G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का जो इसको लॉन्च किया, ये 28 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। क्लियर है? और ये जो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया गया है, ये इसका जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ वो 17 से 19 अगस्त 2023 में बेंगलुरु में आयोजित हुआ। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखना है कि G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस को लॉन्च किसने किया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, और ये G20 की अध्यक्षता के एक हिस्से के रूप में था। और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ वो 17 से 19 अगस्त 2023 के बीच बेंगलुरु में आयोजित हुआ। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022, यानी UNFCCC के पक्षकारों का सम्मेलन 27वां सम्मेलन, जिसको आप कहते हैं COP27। क्लियर? तो याद रखेंगे UNFCCC के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन, जिसको COP27 के नाम से जाना जाए, इसका आयोजन 6 से 20 नवंबर को मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ। क्लियर? बस यहां से केवल इंट्रोडक्शन पार्ट उठाएंगे, यानी COP17 का आयोजन कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा मिस्र के शर्म अल शेख में, 6 से 20 नवंबर 2022 के बीच। अगर COP26 पूछा जाए तो ये 2021 में हुआ था। कहां पर? यूके के ग्लासगो में। यानी COP26 2021 में यूके के ग्लासगो में, क्योंकि कई बार यहां पर इसी सम्मेलन को लेकर मैच करने के लिए पूछ लेता है, मिलान करने के लिए। तो याद रखिएगा COP26 का आयोजन 2021 में यूके के ग्लासगो में, COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में 2022 में। क्लियर? और ये जो 2022 में हुआ, इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया। क्लियर? याद रखिएगा 2022 में जो ये COP27 का आयोजन किया गया मिस्र के शर्म अल शेख में, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया? तो आपका जवाब होगा COP27 2022 में, जो कि आयोजित हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में। क्लियर? अब ये मिशन लाइफ क्या है? तो याद रखिएगा मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व में वैश्विक जन आंदोलन है, और इस वैश्विक जन आंदोलन के तहत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करेगा। क्लियर है? तो एक लाइन में ये समझिएगा कि COP27 के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस मिशन लाइफ को लॉन्च किया था, उसके माध्यम से वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई करने के लिए संदर्भित है। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा
कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिशन लाइफ का ड्यूरेशन कब से कब तक होगा, तो याद रखिएगा मिशन लाइफ का ड्यूरेशन 2022 से 2028 तक। कब तक? 2022 से 2028 तक। क्लियर है? इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो COP27 का आयोजन किया गया मिस्र के शर्म अल शेख में, इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने $3.1 बिलियन की एक योजना की घोषणा की और ये अगले 5 वर्षों के अंदर पूर्व चेतावनी प्रणालियों के द्वारा पृथ्वी पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा पृथ्वी पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इस तरह की जो घोषणा है वो एंटोनियो गुटेरेस ने घोषणा की किस दौरान? COP27 के दौरान। क्लियर है? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी सम्मेलन में 27 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कृषि की विषय वस्तु पर एक पूरा दिन समर्पित रहा। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसी सम्मेलन के दौरान सतत रूपांतरण हेतु खाद्य एवं कृषि नामक पहल को भी लॉन्च किया गया। और ये पहल जो है सतत रूपांतरण एवं खाद्य कृषि पहल, ये 2030 तक कृषि और खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिए जलवायु वित्त की मात्रा और गुणवत्ता पर सुधार करेगी। क्लियर है? और जो अगला पॉइंट आपको इसमें अंतिम कवर करना है कि जो COP28 का आयोजन है ये कब और कहां पर होगा, तो याद रखिएगा 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका आयोजन होगा। तो याद रखेंगे 3 आपने कॉप को कंप्लीट किया है। एक है COP26 जो कि 2021 में हुआ यूके के ग्लासगो में। दूसरा आपने देखा COP27 जो कि 2022 में हुआ मिस्र के शर्म अल शेख में। और तीसरा अब आप कवर कर रहे हैं COP28 जो कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच होगा। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। क्लियर? तो इसलिए इस टॉपिक को कवर करने की आवश्यकता पड़ी थी क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा। अगला जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में टॉपिक कवर करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन में हम लोग देखेंगे कि किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस नेता का चुनाव किया गया है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के तौर पर। इसमें जो पहला नाम है वो है पराग्वे के नए राष्ट्रपति के तौर पर। तो याद रखिएगा पराग्वे के नए राष्ट्रपति सैंटियागो पेना हुए हैं। ठीक है? तो याद रखेंगे पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन है? सैंटियागो पेना। और ये किस पार्टी से संबंधित है? तो याद रखिएगा नेशनल रिपब्लिकन एसोसिएशन कोलोराडो पार्टी। क्लियर है? तो याद रखेंगे नेशनल रिपब्लिकन एसोसिएशन कोलोराडो पार्टी के सैंटियागो पेना जी पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो है वो है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। देखिए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर अगर आपको देखना है तो याद रखिएगा पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो आपको नाम याद रखना है अनवर उल हक काकड़ का। क्लियर है? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम है अनवर उल हक काकड़। क्या नाम है? अनवर उल हक काकड़। क्लियर है? अगला जो है वो है नेपाल के राष्ट्रपति में। तो याद रखिएगा 13 मार्च 2023 को नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पैडोल ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली। तो यहां पर क्या आपको ध्यान रखना है कि नेपाल के राष्ट्रपति के तौर पर रामचंद्र पैडोल ने 13 मार्च 2023 को शपथ ली। और ये रामचंद्र पौडेल जो है ये किस पार्टी से हैं? नेपाली कांग्रेस पार्टी से। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और वो देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। कब से? 2008 में जब नेपाल का गणतंत्र बना। यानी 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी के हैं। ये तथ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। एक बात और इसी में आप ध्यान रखिएगा कि 17 मार्च 2023 को यानी 13 मार्च 2023 को रामचंद्र पौडेल की राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह के बाद 17 मार्च 2023 को जनता समाजवादी पार्टी यानी जेएसपी के नेता राम सहाय प्रसाद यादव को नेपाल का उपराष्ट्रपति चुना गया। क्लियर? तो नेपाल के उपराष्ट्रपति किसको चुना गया है? राम सहाय प्रसाद यादव को। क्या नाम है? राम सहाय प्रसाद यादव जो कि जनता समाजवादी पार्टी के नेता है। क्लियर? तो ये दोनों बातें आपको नेपाल के संदर्भ में याद रखनी है। अगला जो है वो है वियतनाम के राष्ट्रपति का चुनाव। तो याद रखिएगा वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उनका नाम है वो वैन थुओंग। क्या नाम है? वो वैन थुओंग। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति का नाम है वो वैन थुओंग। वो वैन थुओंग। अगला देखिए, अगला है सी जिनपिंग पुनः चीन के राष्ट्रपति बने हैं। यहां पर आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि सी जिनपिंग मार्च 2023 में तीसरी बार, कौन सी बार? तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। क्लियर है? और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अगला देखिए, अगला जो राष्ट्रपति का नाम है वो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा नाइजीरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो किनको जीत हासिल हुए? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू। बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू। बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू। ये कहाँ के राष्ट्रपति? नाइजीरिया के। तो देखिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति जो हैं इसके संदर्भ में आप टिनुबू याद रखिए कि टिनुबू जो हैं ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू। बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू। अगला देखिए, अगला जो है वो है इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा
मैनुएला रोका बोटे, क्या नाम है? मैनुएला रोका बोटे, ये इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। क्या नाम है इनका? मैनुएला रोका बोटे। देखिए ये जो मैनुएला रोका बोटे जी हैं, ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर दो फैक्ट है, एक तो इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री कौन, तो उनका नाम है मैनुएला रोका बोटे, और याद रखिएगा इक्वेटोरियल गिनी की ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इक्वेटोरियल, तो क्या नाम है? मैनुएला रोका बोटे, क्लियर है। तो मैनुएला रोका बोटे ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, मैनुएला रोका बोटे। अगला देखिए, अगला जो नाम है वो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति का। तो याद रखिएगा बांग्लादेश के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो याद रखिएगा बांग्लादेश के जो 22वें राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अगला जो नाम है वो है साइप्रस के राष्ट्रपति का। तो याद रखिएगा साइप्रस के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। क्या नाम है? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, क्लियर है। तो याद रखेंगे साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, क्लियर है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बनेंगे। अगला देखिए, अगला जो है वो है चेक गणराज्य के राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा चेक गणराज्य के जो राष्ट्रपति है वो कौन इसमें विजयी रहे? तो उनका नाम क्या है? याद रखिएगा ये जो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति हैं पेट्रा पावेल, ये नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, क्लियर है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष किस जगह के राष्ट्रपति बने? तो आपका जवाब होगा चेक गणराज्य के, उनका नाम क्या है? तो पेट्रा पावेल, क्लियर है। अगला देखिए, अगला जो नाम है वो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री का। याद रखिएगा न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पर क्रिस हिपकिंस का नाम आता है। याद रखिएगा 25 जनवरी 2023 को क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की, क्लियर। तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा क्रिस हिपकिंस, क्लियर। और याद रखिएगा क्रिस हिपकिंस का जो ये चुनाव हुआ ये न्यूजीलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन के इस्तीफे के बाद हुआ। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जेसिंडा आर्डन के इस्तीफे के बाद कौन प्रधानमंत्री बना? तो आपका जवाब होगा क्रिस हिपकिंस, और कहां के प्रधानमंत्री? न्यूजीलैंड के, क्लियर। अगला देखिए, अगला जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री का। तो याद रखिएगा 26 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली और उन्होंने शेर बहादुर देउबा का स्थान लिया। तो यानी 26 दिसंबर 2022 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और याद रखिएगा पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं ये सीपीएन माओवादी दल के नेता हैं और उसके अध्यक्ष भी हैं कौन? पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो इनकी पार्टी का नाम भी याद रखेंगे सीपीएन माओवादी दल, क्लियर। ये भी याद रखिएगा। यानी नेपाल के संदर्भ में आपने कौन कौन सी बातें देख ली कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी के हैं। नेपाल के उपराष्ट्रपति का नाम भी आपने देखा जो कि जनता समाजवादी पार्टी से हैं, उनका नाम क्या है? राम सहाय यादव। और नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम क्या है? पुष्प कमल दहल प्रचंड जो कि सीपीएन माओवादी दल के नेता, क्लियर। अगला जो है वो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? लियो वरडकर। लियो वरडकर को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। याद रखिएगा लियो वरडकर प्रधानमंत्री के तौर पर इनका दूसरा कार्यकाल है, क्लियर। ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो याद रखिएगा लियो वरडकर ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हाँ, यहां पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लियो वरडकर हैं ये भारतीय मूल के हैं। एक बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है कि लियो वरडकर जो है ये भारतीय मूल के हैं और किस राज्य से हैं? महाराष्ट्र के। तो याद रखेंगे भारतीय मूल के हैं लियो वरडकर जो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं और उसमें आयरलैंड का नाम लिखा होगा, तुरंत आप उसको टिक करेंगे। और उनका नाम क्या है? लियो वरडकर, और ये भारत में किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र के। अगला देखिए, अगला जो है वो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। याद रखिएगा पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उनका नाम क्या है? डीना बोलुआर्टे। तो याद रखेंगे डीना बोलुआर्टे ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। क्या नाम है? डीना बोलुआर्टे, क्लियर। अगला देखिए, अगला जो है फिजी आम चुनाव के संदर्भ में। तो याद रखिएगा फिजी आम चुनाव के बाद पीपुल्स अलायंस यानी पीए पार्टी के नेता सितिवेनी राबुका, क्या नाम है? सितिवेनी राबुका, ये प्रधानमंत्री का पद इन्होंने ग्रहण किया। तो सीधी बात याद रखिएगा कि फिजी के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सितिवेनी राबुका। क्या नाम है? सितिवेनी राबुका, फिजी के नए प्रधानमंत्री। और ये किस पार्टी से हैं? तो पीपुल्स अलायंस पार्टी से, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला जो है वो है मलेशिया के आम चुनाव के संदर्भ में। तो याद रखिएगा मलेशिया में जो आम चुनाव हुआ उसके बाद
अनवर इब्राहिम ये मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री बने। तो सीधी बात आपको ये याद रखनी है कि मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, उनका नाम है अनवर इब्राहिम। क्या नाम है, अनवर इब्राहिम। क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला जो है वो है स्लोवेनिया के राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा स्लोवेनिया के, हाँ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो स्लोवेनिया की राष्ट्रपति ये महिला है। तो याद रखिएगा स्लोवेनिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है नताशा पिर्क मुसर। क्या नाम है, नताशा पिर्क मुसर। तो याद रखेंगे नताशा पिर्क मुसर ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्या नाम है, नताशा पिर्क मुसर। अगला देखिए, अगला है डेनमार्क आम चुनाव के संदर्भ में। याद रखिएगा ये जो डेनमार्क में चुनाव हुआ इसके बाद जो नेता वहां की प्रधानमंत्री बनी उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। और ये मेटे फ्रेडरिक्सन किस पार्टी की है, तो ये सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी की। तो याद रखिएगा डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन बनी है, मेटे फ्रेडरिक्सन, ये महिला है। क्लियर है। तो याद रखेंगे डेनमार्क की कौन सी महिला प्रधानमंत्री बनी है, मेटे फ्रेडरिक्सन, और किस पार्टी से है, सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी से। क्लियर है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो मेटे फ्रेडरिक्सन है ये बतौर प्रधानमंत्री इनका दूसरा कार्यकाल है। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की दूसरी महिला और सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, मेटे फ्रेडरिक्सन के संदर्भ में ये डेनमार्क की दूसरी महिला और सबसे युवा प्रधानमंत्री है। अगला जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय आपदाएं, और ये अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का अंतिम टॉपिक है। और इसी प्रकार जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अंतरराष्ट्रीय आपदा को देखते हैं। ये जो अंतिम टॉपिक है इसका, इसमें जो सबसे पहला दिया गया है वो दिया गया है चक्रवात विपर्जॉय। देखिए जो चक्रवात विपर्जॉय है इसकी उत्पत्ति कहां हुई, सबसे पहले ये कवर करिए। तो याद रखिएगा 6 जून 2023 को दक्षिण पूर्व अरब सागर में ये चक्रवात आया, इसकी उत्पत्ति हुई विपर्जॉय की। तो विपर्जॉय चक्रवात की उत्पत्ति कहां हुई, दक्षिण पूर्व अरब सागर में 6 जून 2023 को। और याद रखिएगा कि 2023 में अरब सागर में उत्पन्न होने वाला अगर पहला चक्रवाती तूफान का नाम पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा, विपर्जॉय। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। क्लियर। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 15 जून 2023 को ये जो चक्रवात विपर्जॉय है ये सौराष्ट्र और कच्छ में इसने लैंडफॉल किया। क्लियर। उत्पत्ति कहां हुई, दक्षिण पूर्व अरब सागर में, और ये 2023 का अरब सागर का पहला चक्रवाती तूफान रहा विपर्जॉय, और इसका लैंडफॉल हुआ सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र में। क्लियर। तो इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आईएमडी कहते हैं, इसके अनुसार विपर्जॉय जो है ये 1977 के बाद उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला सबसे लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान था। किस समय के बाद, 1977 के बाद। यहां जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है किसी चक्रवात का नाम किस देश ने रखा, तो याद रखिएगा ये जो चक्रवात विपर्जॉय है इसका नाम बांग्लादेश के द्वारा सुझाया गया था। देखिए बांग्ला भाषा में ये जो विपर्जॉय है इसका अर्थ होता है आपदा। क्लियर। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। देखिए 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ये जो ज्वालामुखी है माउंट मेरापी ये प्रस्फुटित हुआ। यानी माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहां पर है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, और 11 मार्च 2023 में इसमें प्रस्फुटन हुआ। याद रखिएगा ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन, माउंट मेरापी। तो अगर ये पूछा जाए कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस कैटेगरी का है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पर है, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। और एक बात और याद रखिएगा कि जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर माउंट मेरापी सक्रिय ज्वालामुखी है ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। क्लियर। और माउंट मेरापी की ऊंचाई कितनी है, 2911 मीटर। और याद रखिएगा ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो करंट के साथ साथ आपके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो चक्रवात है वो है चक्रवात फ्रेडी। देखिए चक्रवात फ्रेडी जो है ये 21 फरवरी 2023 को आया, और ये किस प्रकार का है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है फ्रेडी। और याद रखिएगा इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर के तट पर लैंडफॉल किया है। क्लियर। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो चक्रवात फ्रेडी था इसका प्रभाव मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया और रीयूनियन द्वीप पर था। क्लियर। तो याद रखेंगे इसका प्रभाव कहां पर था, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया और रीयूनियन द्वीप पर। और पहली बार मेडागास्कर यानी अफ्रीका तट पर यह लैंडफॉल किया चक्रवात फ्रेडी। क्लियर। यहां पर अगर हम बात करें कि चक्रवात फ्रेडी कहां पर विकसित हुआ, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ चक्रवात फ्रेडी। और याद रखिएगा ये दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए ये मेडागास्कर में लैंडफॉल किया। क्लियर है। तो याद रखेंगे चक्रवात फ्रेडी विकसित हुआ ऑस्ट्रेलिया के तट पर और दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए मेडागास्कर में लैंडफॉल किया। याद रखिएगा ये अब तक के इतिहास में सर्वाधिक दिनों यानी 34 दिनों तक रहने वाला ये चक्रवात है। क्लियर है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा चक्रवात फ्रेडी के संदर्भ में। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा
कि ये जो चक्रवात फ्रेडी था, इसको 6 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के द्वारा फ्रेडी नाम दिया गया। तो चक्रवात फ्रेडी का नाम किसने दिया? ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो चक्रवात है वो है चक्रवात गैब्रियल। क्या नाम है? चक्रवात गैब्रियल। याद रखिएगा, ये जो चक्रवात गैब्रियल है ये 11 फरवरी 2023 को न्यूजीलैंड में लैंडफॉल किया। क्या नाम है? चक्रवात गैब्रियल। तो चक्रवात गैब्रियल ने कहां पर लैंडफॉल किया? न्यूजीलैंड में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो चक्रवात गैब्रियल था ये प्रारंभ में तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, लेकिन न्यूजीलैंड में ये उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में परिवर्तित हो गया। ये भी बात याद रखना होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा चक्रवात शुरुआत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात था लेकिन बाद में उसने उपोष्णकटिबंधीय तूफान का रूप परिवर्तित किया, तो वो कौन है? वो है चक्रवात गैब्रियल, जिसका लैंडफॉल हुआ न्यूजीलैंड में। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 8 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने इस चक्रवात को गैब्रियल नाम दिया। तो यहां पर आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के द्वारा अभी पीछे चक्रवात फ्रेडी का नाम भी दिया गया था और यहां पर चक्रवात गैब्रियल का नाम भी ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा, ये जो चक्रवात गैब्रियल है ये गंभीर श्रेणी तृतीय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये चक्रवात 1968 में आए चक्रवात गिसेले के बाद न्यूजीलैंड से टकराने वाला सबसे घातक चक्रवात था। यानी ये जो चक्रवात गैब्रियल न्यूजीलैंड से टकराया 11 फरवरी 2023 को, तो ये 1968 के बाद न्यूजीलैंड से टकराने वाला सबसे घातक चक्रवात था, चक्रवात गैब्रियल। और ये इतना घातक था कि इस चक्रवात के बाद यानी चक्रवात गैब्रियल के बाद न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि किस चक्रवात के बाद न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपात लगा? तो आपका जवाब होगा चक्रवात गैब्रियल के बाद। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि चक्रवात गैब्रियल के बाद किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा? तो आपका जवाब होगा न्यूजीलैंड में। क्लियर? और न्यूजीलैंड के इतिहास में यह आपात की तीसरी उद्घोषणा रही। अगला जो टॉपिक है वो है तुर्की और सीरिया में भूकंप से संबंधित। देखिए, 6 फरवरी 2023 को दक्षिण और मध्य तुर्की में और सीरिया में 7.8 तीव्रता का एक गंभीर भूकंप आया। कहां पर? दक्षिण और मध्य तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का। कब आया? 6 फरवरी 2023 को। और इसका ईपी सेंटर जो था गाजिया टेप था। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहां पर जो आपको ध्यान रखना है कि इस दोनों शहर में इस भूकंप से 57,000 लोगों की मृत्यु हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने इन दोनों देश यानी तुर्की और सीरिया के लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए जिस ऑपरेशन की शुरुआत की, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। क्लियर है? तो ऑपरेशन दोस्त किसके लिए? तो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में राहत कार्य पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। याद रखिएगा, इसमें मलबे से नीचे फंसे लोगों की पहचान करने के लिए गरुड़ एरोस्पेस का ड्रोन द्रोणी और डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया गया। तो याद रखिएगा, द्रोणी क्या? अगर ये पूछ लिया जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा द्रोणी क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये गरुड़ एरोस्पेस का ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन दोस्त के तहत वहां पर जब राहत पहुंचाने का किया गया तो उसमें लोगों की पहचान के लिए इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम है द्रोणी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जब ऑपरेशन दोस्त के तहत ये डिसाइड किया गया कि भारत तुर्की और सीरिया की मदद करेगा, तो जो राहत सामग्री ले जानी थी उसके लिए जिस विमान का सहारा लिया गया उसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड। किसका? C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड। और यहां पर एक संदर्भ और याद रखिएगा कि 2022 में रूस के द्वारा जब यूक्रेन पर आक्रमण हुआ तो इस दौरान भारत ने पड़ोसी देशों से जो नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जो अभियान चलाया, वो कौन सा था अभियान? ऑपरेशन गंगा। क्लियर है? तो ये भी बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जितने भी टॉपिक थे, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण थे, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, उनको सभी को कवर करा दिया गया है। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।